जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बहुत समय पहले की बात है। सूरजगढ़ नाम के एक गांव में रवि अपनी बेटी प्रेरणा के साथ रहता था। प्रेरणा के जन्म के समय ही उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया था। रवि ने बड़ी ही मुश्किल से अपनी बेटी प्रेरणा की देखभाल की थी, लेकिन अब उसे प्रेरणा और अपने ऑफिस का काम संभालना मुश्किल हो रहा था। फिर उसने एक दिन काजल नाम की औरत से शादी कर ली। काजल, तुम्हें तो पता ही है कि मैंने तुमसे शादी क्यों की है। इस घर में तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं प्रेरणा का अच्छे से ख्याल रखूंगी। उसे कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। काजल अपने कहे अनुसार प्रेरणा की देखभाल तो करती है, लेकिन फिर कुछ महीनों बाद काजल की एक बेटी होती है। काजल उसका नाम करिश्मा रखती है। करिश्मा के होने के बाद काजल ने तो प्रेरणा को प्यार करना ही छोड़ दिया था। इतना ही नहीं, काजल ने तो छोटी सी बच्ची से काम करवाना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि वो अपना सारा टाइम करिश्मा को दे दिया करती थी। बेचारी प्रेरणा पूरे घर का काम किया करती थी। अगर उससे काम करने में देर हो जाती तो काजल उस पर खूब चिल्लाती थी। तो जल्दी जल्दी काम नहीं कर सकती क्या? तुझे पता नहीं कि घर में कितना काम पड़ा है? थोड़ा जल्दी हाथ चलाना सीख, नहीं तो तेरी खैर नहीं। फिर इसी तरह एक दिन प्रेरणा कपड़े धो रही थी। तभी वहाँ प्रेरणा के पिता आ जाते हैं। वो प्रेरणा को कपड़े धोते हुए देख लेते हैं। फिर वो काजल के पास जाता है और कहता है, काजल, ये तुम क्या कह रही हो? मेरी छोटी सी बच्ची से इतना काम करवा रही हो? तुम्हें उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आती क्या? मैं क्या करूं फिर? मैं किसी की नौकरानी थोड़ी ना हूँ जो दिन भर काम करती रहूंगी। अपनी बेटी को लेकर निकल जाइए यहाँ से। मतलब क्या है तुम्हारा? मुझे ही मेरे घर से निकाल रही हो? ये आपका घर है नहीं था। पहले ही आपने आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी और आधी प्रॉपर्टी प्रेरणा के नाम थी। तो फिर मैंने एक दिन प्रेरणा से सिग्नेचर ले लिए और अब ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई। अब आप देख लो, या तो प्रेरणा सारे घर का काम करेगी या फिर आप अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकल जाइए। रवि ये बात सुनकर बहुत हैरान होता है और उसे बहुत पछतावा होता है कि उसने दूसरी शादी क्यों की। अब वो अपनी आंखों के सामने अपनी छोटी सी बच्ची को काम करते हुए देखता था, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं कह पाता था। एक दिन अचानक रवि को हार्ट अटैक आ जाता है और उसी वक्त उसका स्वर्गवास हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए थे। रवि के चले जाने के बाद काजल को और भी आजादी मिल गई थी। करिश्मा और प्रेरणा बड़ी हो गई थी। बड़े होने के कारण प्रेरणा के चेहरे पर दाग धब्बे होने लगे थे, जिसके कारण वो बहुत ही बदसूरत दिखने लगी। वहीं दूसरी तरफ करिश्मा बड़ी होने के बाद और भी ज्यादा सुंदर हो गई थी। करिश्मा सुंदर तो बहुत थी, लेकिन माँ के लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था। वो दिन भर शॉपिंग और पार्टी इन्हीं सब में बिजी रहती थी और प्रेरणा बहुत ज्यादा समझदार थी और दोनों माँ बेटी मिलकर प्रेरणा का मजाक भी बनाया करती थी। माँ देखो, इसका चेहरा काले कौवे जैसा लगता है ना, कोयले से भी ज्यादा काली लगती है ये। हाँ बेटी, ये उसी की तरह ही लगती है, काली चुड़ैल। दोनों की बातें सुनकर प्रेरणा कहती है, माँ आपको मेरे चेहरे के दाग इतने ही बुरे लगते हैं तो आप मेरा इलाज क्यों नहीं करवा देती? देख, मैं तुझ पर 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहती और वैसे भी तू इस घर में नौकरानी है हमारी, तो नौकरानी तो ऐसी ही होती है। ये सुनकर प्रेरणा बहुत उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है और घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। फिर एक दिन काजल करिश्मा से कहती है, करिश्मा देख, मैंने तेरे लिए एक लड़का ढूंढा है, इसकी फोटो तो देख और बता कैसा है। करिश्मा लड़की की फोटो देखती है और बोलती है, अरे वाह माँ, ये तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा है और ये तो दिखने में भी अमीर लग रहा है। काजल बहुत ही खुश होती है। इतने में काजल की सहेली घर आती है और बोलती है, क्या बात है काजल, आज तेरी बेटी और तू बड़ी ही खुश लग रही है। अरे खुश क्यों नहीं होंगी,
करिश्मा के लिए एक हैंडसम सा लड़का जो देखा है। लेकिन प्रेरणा तो काजल से 4 साल बड़ी है ना, इसलिए तुझे प्रेरणा की शादी पहले करनी चाहिए। छोटी लड़की की शादी पहले कर देगी और बड़ी लड़की घर बैठी रहेगी तो समाज ताने मारेगा तुझे। तुम अपने काम से काम रखो। तुम्हें क्या लगता है उससे कोई शादी करेगा? इतनी बदसूरत लड़की को कौन अपने घर की बहू बनाना चाहेगा? इतना सुनते ही काजल की सहेली वहाँ से उठकर चली जाती है। रात को सोते वक्त प्रेरणा मन ही मन सोचती है, हर लड़की का एक सपना होता है कि उसके लिए एक राजकुमार आएगा और वो उसे बहुत प्यार करेगा। मेरा भी ऐसा ही सपना है, लेकिन मुझसे कौन शादी करेगा और क्यों ही करेगा? सही तो कहती है माँ, मैं कितनी बदसूरत हूँ और इतनी बदसूरत लड़की से शादी करके कौन अपनी जिंदगी खराब करेगा? ये सब सोचते सोचते प्रेरणा की आंख लग जाती है। अगले दिन करिश्मा को देखने के लिए वो लड़का आता है। उस लड़के को भी करिश्मा पसंद आती है और रिश्ता तय हो जाता है। और अब तो माँ बेटी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो तो शादी की तैयारियों में जोरों शोरों से लग जाती है। अरे ओ काली मैना, जल्दी कर, बहुत सारा काम पड़ा है और हलवाई को भी तो बुलाना है। इतने सारे काम हैं और तू आराम फरमा रही है। काजल बोले ही जा रही थी, लेकिन प्रेरणा अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। शादी से ठीक 2 दिन पहले काजल के लिए मेकअप का सामान, ज्वेलरी, लहंगा और बहुत कुछ आता है। वो सारा सामान देखकर प्रेरणा मन ही मन सोचती है, अगर मेरी भी शादी हुई होती तो मेरे लिए भी इतना सारा मेकअप का सामान आता और लहंगा आता, ज्वेलरी आती, मैं भी दुल्हन बनकर तैयार होती। ये सोचकर प्रेरणा दुखी हो जाती है। तभी प्रेरणा की माँ की आत्मा प्रकट होती है और बोलती है, बेटी तुम चिंता क्यों करती हो? मरने के बाद भी तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ हैं। माँ, आप और पिताजी मुझे क्यों छोड़कर चले गए? आपको पता है छोटी माँ मुझ पर कितने अत्याचार करती है और ऊपर से मेरे चेहरे को लेकर भी बहुत ज्यादा मजाक उड़ाती है। माँ, मेरा भी मन है शादी करने का, लेकिन मेरे बदसूरत चेहरे के कारण मुझसे कोई भी शादी नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं है बेटी, अब तुम बदसूरत नहीं रहोगी। ये लो जादुई लहंगा, इसे पहनते ही तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो जाओगी, बिल्कुल अप्सरा जैसी। ठीक है बेटी, अब मुझे जाना होगा। तुम अपना ख्याल रखना और घबराना मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इतना कहकर प्रेरणा की माँ गायब हो जाती है और फिर शादी का दिन आ जाता है। जैसे ही प्रेरणा वो जादुई लहंगा पहनती है, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है। इतना सुंदर कि वो खुद को भी नहीं पहचान पाती है। क्या ये मैं हूँ? मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा। वहीं दूसरी ओर जिसके साथ करिश्मा की शादी हो रही थी, उसका भाई प्रेरणा को मन ही मन पसंद कर लेता है और वहीं काजल के आगे शादी का प्रस्ताव रख देता है। और बहुत सारे लोगों और मेहमानों के सामने काजल मना नहीं कर पाती और प्रेरणा की शादी के लिए भी मान जाती है। फिर क्या था, काजल के साथ प्रेरणा की शादी भी हो जाती है और शादी के कुछ दिन बाद ही प्रेरणा का पति उसे लेकर अमेरिका चला जाता है और वहाँ प्रेरणा अपने पति के साथ हंसी खुशी से अपना जीवन जीने लगती है। एक बार की बात है, प्रिया नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहा करती थी। प्रिया के माता पिता बहुत ही समझदार थे, वे सभी लोगों की मदद किया करते थे। प्रिया बचपन से ये सब देखती आई थी और ये आदतें उसकी भी थी। प्रिया कभी भी किसी की मदद के लिए मना नहीं करती थी। कुछ समय बाद प्रिया की शादी करण नाम के एक लड़के से हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन प्रिया का दयालु स्वभाव वैसा ही रहता है और प्रिया अपने पड़ोस की सहेलियों की मदद करती ही रहती थी। एक दिन उसकी पड़ोसन रेखा आती है और कहती है, सुनो प्रिया, थोड़ा दूध मिलेगा क्या? मेरे घर पर कुछ रिश्तेदार आए हैं, मुझे उनके लिए चाय बनानी है। आज ना मेरे घर पर दूध खत्म हो गया है, क्या तुम मुझे थोड़ा सा दूध दे सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन। ये कहते हुए प्रिया घर के अंदर चली जाती है और थोड़ी देर में
एक बर्तन में दूध भरकर ले आती है। दूसरों की मदद करने वाली आदत से उसका पति करण बहुत परेशान रहता था और एक दिन वो प्रिया से कहता है, अरे प्रिया, यह क्या? तुम सभी की मदद करती रहती हो। हम कोई अमीर लोग नहीं है जो तुम यूं ही किसी के भी मांगने पर उन्हें हर चीज दे दिया करती हो। प्रिया अपने पति की बातों का कोई जवाब नहीं देती। अगले दिन प्रिया की पड़ोसन नंदिनी काकी प्रिया के घर आती है। प्रिया बेटी, क्या तुम मुझे 1000 रुपए दे सकती हो? मुझे अपने लिए दवाई लेने जानी है। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं तुम्हें लौटा दूंगी। हाँ हाँ काकी, मेरे पास 1000 रुपए रखे हुए हैं, ये लीजिए। ये कहते हुए प्रिया काकी के हाथ में 1000 रुपए रख देती है और उसकी काकी शुक्रिया देकर वहाँ से चली जाती है। शाम के समय जब करण घर आता है तो वो प्रिया से पूछता है, तुम्हारे पास कुछ पैसे रखे हुए हैं क्या? करण के पूछने के बाद प्रिया उसे बताती है कि उसने 1000 रुपए पड़ोस की काकी को दिए हैं क्योंकि उन्हें दवाई लानी थी। ये बात सुनकर करण को गुस्सा आ जाता है और वो प्रिया से कहता है, प्रिया, तुम्हें कब समझ आएगा? अभी मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। अगर तुमने वे पैसे काकी को नहीं दिए होते तो वो मेरे काम आ जाते। ये बोलते बोलते करण वहाँ से बाहर चला जाता है। इसके बाद प्रिया सबकी मदद तो करती है लेकिन वो करण को पता नहीं चलने देती। गांव के सभी लोग प्रिया को बहुत मानते थे और उसके मदद करने की आदत से सभी गांव वाले बहुत खुश थे। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन बहुत जोर से बारिश हो रही थी। बारिश होने की वजह से करण को कोई काम नहीं मिलता और वो घर वापस आ जाता है और प्रिया से कहता है, प्रिया, आज बहुत जोर से बारिश हो रही है इसलिए मुझे कोई काम नहीं मिला। क्या घर में कुछ खाने को है? जी, मैं अभी आपके लिए दाल चावल बनाकर लाती हूँ। इसी तरह बारिश में 3 दिन बीत जाते हैं लेकिन बारिश तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। करण को भारी बारिश में कोई काम नहीं मिलता। ये देखकर करण बहुत परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि अगर इसी तरह बारिश होती रही तो उनके भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। अब तो घर में एक ही दिन का राशन बचा था। इसी तरह अगला दिन भी बीत जाता है और प्रिया के घर में खाने का सभी सामान खत्म हो जाता है और बारिश थी कि जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश न रुकने की वजह से करण को कोई काम नहीं मिल रहा था। प्रिया अपने पड़ोसियों से मदद मांगने जाती है और उनसे कहती है कि हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है और वो उनसे थोड़ा अनाज मांगती है। प्रिया की पड़ोसन उसके लिए चावल और दाल ले आती है और प्रिया को देते हुए कहती है, ये लो, अगर तुम्हें और चाहिए हो तो तुम ले जा सकती हो। तुमने हम सबकी कितनी मदद की है तो हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम भी तुम्हारी मदद करें। फिर प्रिया उस औरत का धन्यवाद देकर वहाँ से चावल लेकर अपने घर पहुँच जाती है। प्रिया चावल बनाकर बर्तन में रख देती है और करण को खाने के लिए बुलाती है। तभी वहाँ से एक परी गुजर रही होती है और वो प्रिया को मुसीबत में देखकर उसकी परीक्षा लेने की सोचती है। परी एक बूढ़ी दादी का भेष बनाकर प्रिया के घर जाती है और प्रिया को बाहर से आवाज लगाती है, इस बूढ़ी अम्मा को भी कुछ खाना खिला दो। इस अम्मा ने पिछले कई दिनों से कुछ नहीं खाया। ये आवाज सुनकर प्रिया बाहर जाकर देखती है, कोई बूढ़ी अम्मा उसके दरवाजे पर है। दादी माँ, क्या आपको खाना चाहिए? हाँ बेटी, मैंने पिछले कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। क्या तुम मुझे थोड़ा सा खाना दे सकती हो? ये सुनकर प्रिया घर के अंदर जाती है और एक प्लेट में चावल दाल डालकर बूढ़ी अम्मा के लिए ले आती है। बूढ़ी अम्मा बड़े ही चाव से खाना खाती है और प्रिया से कहती है, बेटी, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। बहुत दिनों के बाद मैंने इतना अच्छा खाना खाया है। बेटी, थोड़ा सा और खाना मिल सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं माँ जी, मैं और खाना ले आती हूँ। प्रिया जैसे ही किचन में जाती है तो वो सोचती है कि अगर ये खाना भी बूढ़ी अम्मा को दे दिया तो उसके और करण के लिए खाना बचेगा ही नहीं। ये सोचते सोचते प्रिया बूढ़ी अम्मा के लिए और खाना ले आती है और बूढ़ी अम्मा पेट भरकर खाना खा लेती है। उतने में ही करण वहाँ आ जाता है
और करण ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो किचन में जाकर सारे बर्तन जमीन पर फेंक देता है। जब बाहर खड़ी बूढ़ी अम्मा और प्रिया को पता चलती है तो प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और प्रिया को रोता हुआ देखकर बूढ़ी अम्मा से रहा नहीं जाता और वो परी के रूप में आ जाती है और प्रिया से कहती है, प्रिया तुम चिंता मत करो, मैं एक जादुई परी हूँ और मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी और तुम ही दयालु लड़की हो। तुम्हारे घर में थोड़ा सा ही खाना था, फिर भी वो खाना तुमने मुझे खिला दिया। ये भी नहीं सोचा कि तुम और तुम्हारा पति क्या खाओगे। इस बात से मैं बहुत खुश हुई हूँ और मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, ये जादुई लाल जूते हैं, मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। ये जादुई जूते तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर कर देंगे। तुम जो चाहो इनसे मांग सकती हो। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। परी को गायब होता देख प्रिया बहुत हैरान हो जाती है और वो चुपचाप घर के अंदर उन जादुई लाल जूतों को ले जाती है। तभी वो देखती है कि करण किचन से अपने कमरे में चला गया है और प्रिया उन जादुई लाल जूतों से कहती है, हे जादुई जूते, मुझे जल्दी से अच्छा खाना दे दो ताकि मैं अपने पति को खाना खिला सकूं। प्रिया के इतना कहते ही वहाँ पर बहुत सारे पकवान आ जाते हैं और ये देखकर प्रिया बहुत खुश हो जाती है और फिर वो करण को खाना खाने के लिए बुलाती है। करण इतना सारा खाना देखकर बहुत हैरान हो जाता है और प्रिया से पूछता है कि इतना सारा खाना कहाँ से आया। फिर प्रिया करण को बूढ़ी अम्मा की सारी कहानी बताती है और जादुई लाल जूते के बारे में बताती है। जादुई लाल जूतों को देखकर करण और प्रिया दोनों बहुत खुश होते हैं। अब तो प्रिया लोगों को भी तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन खिलाया करती है और वो जादुई जूतों से एक बड़ा सा घर भी मांगती है और उसे एक बड़ा सा घर भी मिल जाता है। इसी तरह प्रिया के घर में कोई कमी नहीं होती। अब तो वो अपने घर पर किसी भी भूखे को खाली पेट नहीं जाने देती थी और अब प्रिया और करण हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। पहले की बात है, कहीं दूर एक छोटे से गांव में राकेश और सुरेश नाम के दो भाई रहते थे। राकेश ब्रेड बनाने की छोटी सी फैक्ट्री चलाता था और उसी से उसका घर चलता था। लेकिन सुरेश एक नंबर का निकम्मा इंसान था। खुद तो काम धाम कुछ करता नहीं था और दूसरे के काम में भी टांग अड़ाता था। सुरेश की बीवी सरला भी वैसी ही थी। राकेश और उसकी बीवी बड़ी मेहनत के साथ अपनी ब्रेड की फैक्ट्री में काम किया करते थे और उन्हें बेचकर घर चलाते थे। एक दिन की बात है, सुबह सुबह राकेश और रश्मि दोनों फैक्ट्री गए और देखा वहाँ एक भी ब्रेड का पैकेट नहीं है और दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि कल रात तो सारे ब्रेड के पैकेट यहीं रखे थे। अरे आज तो एक भी ब्रेड का पैकेट नहीं है, कहाँ गई सारी ब्रेड? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, लगता है किसी ने चोरी कर लिए हैं। चलो हम पुलिस के पास चलते हैं। छोड़ो ना, वैसे भी ज्यादा पैकेट नहीं थे, हम आज और बना लेते हैं। वे दोनों घर लौट गए। अरे ये सैंडविच की खुशबू कहाँ से आ रही है? और वही तो सुरेश के घर पे बन रहा है शायद। उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया और घर के कामों में लग गए। उधर सुरेश और सरला। मुफ्त के ब्रेड के सैंडविच और भी ज्यादा टेस्टी होता है। हाँ सही कहा। लेकिन अगर राकेश और रश्मि को पता चल गया तो? अरे चिंता मत करो, उस बेवकूफ राकेश को कुछ पता नहीं चलेगा। अब चुपचाप सैंडविच का आनंद लो। अगले दिन उसने फिर चोरी की। राकेश और सरला फैक्ट्री पर गए और देखा आज भी ब्रेड के पैकेट गायब हैं। वो दोनों फिर निराश होकर वापस घर लौट गए और आज फिर सुरेश के घर से सैंडविच की खुशबू आई। ये क्या, आज भी सैंडविच की खुशबू आ रही है? सच में कुछ तो गड़बड़ है। दोनों ने सुरेश के घर जाकर देखा और उनकी सारी बातें सुनने लगे। आज भी राकेश के सारे ब्रेड के पैकेट चुरा लिए हैं। उस बेवकूफ को कुछ पता ही नहीं चला। सुरेश की बात सुनकर राकेश सब कुछ समझ गया, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने भाई का सामना कर सके। ऐसा ही चलता रहा तो हम रास्ते पर आ जाएंगे। हर रोज सुरेश
ऐसे ही ब्रेड चुराने लगे तो हम बेचेंगे क्या? वही तो, लेकिन अभी कुछ बोलने जाऊंगा तो बेकार में झगड़ा होगा। रहने दो, कल हम और भी जल्दी फैक्ट्री पे जाएंगे और उसके चोरी करने के पहले ही सारा माल ले आएंगे। लेकिन दूसरे दिन भी सुरेश ने पहली बाजी मार ली थी। अब रश्मि को बहुत गुस्सा आया। ये ठीक नहीं हो रहा है, हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन करें तो करें क्या? बचपन से भैया मुझे मारते पीटते आए हैं। पिताजी की मृत्यु के बाद भैया ने ज्यादा से ज्यादा जमीन हड़प ली। कुछ करने जाओ तो कोर्ट कचहरी की धमकी देते हैं। बहुत मुश्किल से मैंने फैक्ट्री बनाई है, अब वो इसमें भी हाथ मार रहे हैं। मुझे तो उनसे बहुत डर लगता है। उनसे झगड़ा करके भी कोई फायदा नहीं है। तो क्या हम सिर्फ बैठकर देखते रहें? भगवान सब देख रहे हैं, वही सब ठीक करेंगे और भगवान ही उन्हें उनके कर्मों की सजा भी देंगे, और क्या। वो दोनों घर लौट आए और तभी सुरेश के घर के बाहर एक बूढ़ी औरत आई। घर में कोई है क्या? मुझे बहुत भूख लगी है, खाना मिलेगा? नहीं, खाना नहीं है, भागो यहाँ से। तुम्हारे लिए खाने की थाली सजाकर बैठी रहूंगी क्या? कोई खाना नहीं है यहाँ, चलो जाओ, भागो यहाँ से। लेकिन मुझे सैंडविच की खुशबू तो आ रही है, एक सैंडविच ही खिला दो। सैंडविच खाना है, ये ले खा ले। ये बोलकर सरला ने बूढ़ी पर सैंडविच फेंककर मारा और उनके कपड़े गंदे हो गए। कैसे कैसे लोग हैं यहाँ। राकेश और लक्ष्मी ये सब देख रहे थे। उन्होंने बूढ़ी को बुलाया और उन्हें साफ करके खाना खिलाया। राकेश ने अपने भाई सुरेश के बर्ताव के लिए माफी मांगी और उन्हें सब कुछ खुलकर कहा। ये सब सुनकर बूढ़ी औरत कहीं पर गायब हो गई। अगले दिन सुबह सुरेश ब्रेड चुराने फैक्ट्री पर गया और उसे 5 बड़े ब्रेड के पैकेट दिखे। सुरेश उन ब्रेड के पैकेट को उठाकर ले गया। सुरेश जैसे ही घर पहुंचता है तो सरला इतने बड़े ब्रेड के पैकेट देखकर बहुत खुश हुई और उसने कहा, हाजी वाह, क्या बात है, आज तो इतने बड़े ब्रेड के पैकेट मिल गए। आज तो पिज्जा सैंडविच बनाकर खाएंगे। हाँ, क्यों नहीं। और इतनी बड़ी ब्रेड के तो बाजार में भी बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। एक पैकेट हम रख लेते हैं और बाकी पैकेट मैं बाजार में जाके बेचाऊंगा। ऐसा करते करते हम अच्छे पैसे कमा लेंगे। हाँ जी, फिर आप मेरे लिए बड़ा सा घर बनवाना और मेरे लिए बहुत सारे सोने चांदी के जवाहरात भी लाना। जरूर मेरी प्यारी सरला, मैं तुम्हारे लिए ताजमहल से भी ज्यादा सुंदर महल बनवाऊंगा। चलो अब किचन में चलते हैं और अच्छा सा सैंडविच और पिज्जा बना के खाते हैं। राकेश और सरला दोनों किचन में जाते हैं और राकेश सैंडविच बनाने के लिए जैसे ही ब्रेड के पैकेट खोलता है तो उसमें से बहुत सारे चूहे निकलते हैं और घर में इधर उधर भागने लगते हैं और तोड़फोड़ करने लगते हैं। सुरेश के घर में तबाही मच जाती है और देखते ही देखते सुरेश का घर खंडहर बन जाता है। ये देखकर सुरेश और सरला बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कसम खाते हैं कि फिर कभी चोरी नहीं करेंगे। इसी तरह उन दोनों को अपने कर्मों की सजा मिल जाती है। उसके बाद से सुरेश ने कभी भी राकेश की फैक्ट्री पर चोरी नहीं की। अब राकेश और रश्मि खुशी खुशी रहने लगे।